जय हिंद अलफिया। और कैसे सब लोग? बढ़िया मस्त एकदम। तो स्वागत है सब लोगों का। यह है वीडियो नंबर 7 और आप लोगों को मालूम है हम लोग एक सीरीज चल रही है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक, और उसमें एनसीईआरटी के बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। और इस सीरीज में हम लोग ऑलरेडी 6 वीडियोस कवर कर चुके हैं। दिस इज वीडियो नंबर 7 एज आई हैव टोल्ड यू। So without wasting any time, we will start discussing a very unique question of NCERT। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है NCERT का जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी है और 11th क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर काम आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। जो बच गया ऑक्सीजन है। यानी उन्होंने हमें यह बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन की परसेंटेज दे दी, हाइड्रोजन की परसेंटेज दे दी और बोला जो बच गया ऑक्सीजन है। भाई जो बच गया वो निकल ही जाएगा क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। जब 3 में से 2 की परसेंटेज दे दी, 100 में से माइनस कर देंगे उन दोनों को, तो जो बच गया वो वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। तो यानी हमारे पास कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी परसेंटेज है। ठीक, आगे क्या लिख रहे हैं? आगे लिख रहे हैं द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 86। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे रखा उन्होंने 86 है। और क्या लिख रहे हैं? इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। भाई हमें ये मालूम है, जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी आपको समझाया है, और ये बता देना सही होगा कि जिन लोगों ने पहली वाली वीडियोस ना देखी हुई है वो ज़रूर देख लें। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी वीडियोस का, और आप उन्हें एक एक कर देखें और सारे के सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कवर करे। वहाँ मैंने ये बताया था कि टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, यानी अगर वो टॉलरेंस रिएजेंट यानी AgNH3 को अगर वो रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, कौन कर पाता है टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस? बिल्कुल एल्डिहाइड्स करते हैं रिड्यूस। तो अगर वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है। ठीक, सिंस इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट बट फॉर्म्स एन एडिशनल कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, वो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो एडिशन कंपाउंड जरूर बना रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे सॉल्व करते वक्त। ठीक है, आगे लिखते हैं एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, और वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है जिसके बारे में हमने कुछ समय पहले भी जिक्र किया था। ठीक है, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। जब उस कंपाउंड का विग्रस ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, यानी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है लेकिन विग्रस ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीडाइज हो रहा है हो, तो वो दे रहा है इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, और इस डेटा का इस्तेमाल कर कर हमें स्ट्रक्चर बनाना है कंपाउंड का। ठीक है, तो हमेशा की तरह आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन का, और ये एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन, और फिर मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करना कैसे। ओके ना, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स हैं, और मैं जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप लोग इसे करिएगा। ठीक है, 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हमारे काम आने वाला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो वो ये बोल रहे हैं कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताओ, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। भाई कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो तभी बताएंगे ना जब हमें ये मालूम होगा उसमें कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने। तो कार्बन का नंबर भी नहीं मालूम हमें, हाइड्रोजन का नंबर भी नहीं मालूम हमें, ऑक्सीजन का नंबर भी नहीं मालूम हमें सिर्फ उनकी परसेंटेज मालूम है। और अगर एलिमेंट की परसेंटेज दे रखी है तो उससे जो निकलेगा वो निकलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, और उस एम्पेरिकल फॉर्मूले को फिर हम कन्वर्ट करेंगे स्टेप नंबर 2 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। और जब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा और जो क्वेश्चन में हमें डिटेलिंग गिवन है तो हम उसकी मदद से हम लोग स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है जी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कैसे करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट? ये 11th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है। एक बार हम यहाँ पर दोबारा मैं आपको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि किस तरह से एम्पेरिकल फॉर्मूले को एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है हमें। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें जो चीज़ें मालूम होनी चाहिए वो मालूम होना चाहिए। एलिमेंट्स कौन कौन से हमें मालूम होना चाहिए, उनकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, बाय मास ऑफ कोर्स हमें मालूम होना चाहिए उनका एटॉमिक मास की वैल्यू क्या है, और परसेंटेज और एटॉमिक मास अगर हमें मालूम है तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था W/m। तो W/m की जगह आप
परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास भी लिख सकते हो, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। एक्चुअली में जो परसेंटेज है वो बाई मास होती है और इसलिए वो मास को इंडिकेट करती है, ध्यान रखना। तो W अपॉन M लिख लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास लिख लो, चलेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे क्योंकि हमें नंबर चाहिए सबका, ठीक। फिर उसके बाद अगला काम होगा सिंपलेस्ट रेशियो निकालना, सिंपलेस्ट रेशियो। अब देखो अगर सिंपलेस्ट रेशियो अगर होल नंबर में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर होल नंबर में नहीं होगा तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आखिरी कॉलम लिख देता हूँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आखिरी कॉलम लिख दिया। ये कॉलम्स है, इस ऑर्डर वाइज इन कॉलम्स को लिखना और इंपेरिकल फार्मूला आपके सामने होगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग एलिमेंट से। एलिमेंट्स हमारे पास दे रखे हैं, एलिमेंट्स हमारे पास है, पहला एलिमेंट है हमारे पास कार्बन, फिर दूसरा एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। 3 एलिमेंट्स हमारे पास जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है। फिर परसेंटेज उनकी गिवन है हमारे पास, कार्बन की परसेंटेज जैसा उन्होंने दे रखी है, कार्बन की परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 69.77, so 69.77 परसेंटेज, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज रखी है उन्होंने 11.63 और बोल रहे हैं कि रेस्ट इज ऑक्सीजन, बाकी जो बच गया ऑक्सीजन है। तो आउट ऑफ 100 इस तरह से कर लेते हैं, इससे आउट ऑफ 100 इन दोनों को जोड़ दो, 69.77 प्लस 11.63 और 100 से माइनस का उधर जोड़ कर, तो ये सॉल्व कर कर आ जाएगा हमारे पास 80, इन दोनों को ऐड कर कर आ जाएगा 81.4, ठीक है। 11.63 69.77 और 11.63 को जोड़कर आ जाएगा 81.4 के अराउंड, और माइनस करेंगे तो 18.6 आ जाएगी परसेंटेज ऑक्सीजन की। तो 18.6 आ गया इन दोनों को सॉल्व कर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा, 100 से माइनस कर दिया तो हमारे पास ऑक्सीजन की भी परसेंटेज निकल गई। अब अगला कॉलम में हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कार्बन का हमें मालूम है 12 होता है, हाइड्रोजन का हमें मालूम है 1 होता है, ऑक्सीजन का हमें मालूम है 16 होता है। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, या गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास भी बोल सकता है, बातें की है, ठीक है। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास यानी 69.77 अपॉन 12, ठीक है। ये हो जाएगा 11.63 अपॉन 1 और ये हो जाएगा 18.6 अपॉन 16। कर लो इन्हें डिवाइड, ठीक है। डिवाइड मैंने ठीक है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए पहले डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जिनको डिवाइड करने में भी कोई दिक्कत हो तो वही पूछ सकते हैं मुझसे, ध्यान रखना कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों डिवाइड होकर आ रहा है 5.81, इन दोनों को डिवाइड कर 5.81 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो इट विल रिमेन सेम, और 18.6 अपॉन ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.16, ये डिवाइड कर इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल डिवीजन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। आगे जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो। देखो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए 3 नंबर है हमारे पास 1 2 3, इन 3 नंबर को सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर ढूंढो। कौन है सबसे छोटा नंबर, 5, 11 और 1 में से सबसे छोटा नंबर अनडाउटेडली 1। तो सबसे छोटे नंबर से तीनों को डिवाइड कर दो, तो उसे बोलते हैं हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो, जैसा आप छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 5.81 अपॉन सबसे छोटा नंबर इज 1.16, 11.63 अपॉन सबसे छोटा नंबर इज 1.16 एंड 1.16 अपॉन सबसे छोटा नंबर इज 1.16। तो जी इन दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर जो आ रहा है वो आएगा लगभग 5 के अराउंड, ठीक है। जैसा देख के ही लग रहा है 11 5 55, आप डिवाइड कर लेना, नियरली 5 के अराउंड ही आने वाला, ध्यान रखना। और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो 1.16 और 11.6, तो ये 10 से चला जाएगा, ठीक है। 1.16 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 11.6 हो रहा है, जो कि ऊपर वाले नंबर के बराबर है, और ये दोनों डिवाइड होकर आ जाएंगे 1। तो जी होल नंबर में ही आ रहा है, लगभग आंसर 5 आ रहा है, ये 10 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला यानी वो फार्मूला जो इंडिकेट करता है सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, कार्बन का नंबर कितना आया 5, हाइड्रोजन का नंबर कितना आया 10 और ऑक्सीजन का नंबर कितना आया 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला C5H10O, ठीक है।
पहला टारगेट इज अचीव्ड, तो पहला टारगेट था एम्पिरिकल फार्मूला निकालना। अब सेकंड टारगेट ये फार्मूला, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, क्योंकि इसको रब कर मैं फिर अब स्टेप नंबर सेकंड पर मूव ऑन कर रहा हूँ। स्टेप नंबर सेकंड है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमें कन्वर्ट करना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया C5H10O। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूला होता है, ध्यान रखना, किसी भी कंपाउंड का। एम्पेरिकल फार्मूला उसके सिंपलेस्ट रेशियो को इंडिकेट करता है, जैसे 11th क्लास में पढ़ा जाता है चैप्टर नंबर 1 में। मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल एक्चुअल होता है, वो एम्पेरिकल फार्मूले के बराबर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सॉल्व कर आएगा कितना। तो चलो फिर स्टेप नंबर सेकंड पर मूव ऑन करते हैं हम लोग। आफ्टर कैलकुलेटिंग एम्पेरिकल फार्मूला, नाउ आवर टारगेट इज टू कन्वर्ट दिस एम्पेरिकल फार्मूला इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस एम्पेरिकल फार्मूले को हमें स्टेप नंबर सेकंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट एम्पेरिकल फार्मूला इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसका तरीका देखो, बहुत सिंपल है। देखो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला 11th क्लास, जैसे मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 में आप एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा, ध्यान रखना अगर आपको नहीं मालूम है तो। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बीच में रिलेशन है, ठीक है। दो फार्मूले हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, वो दो फार्मूले ये है। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, एक फार्मूला ये, और एक फार्मूला इनके मास के बीच में। ये दोनों के दोनों हम एग्जांपल से डिराइव कर बताते हैं 11th क्लास में, ध्यान रखना। अभी उतना नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 12th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बस हमें इस्तेमाल करना है इसे। तो एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, एक फार्मूला हम ये यूज करने वाले हैं। एक फार्मूला हम इन दोनों के मास के बीच का यूज करेंगे, और वो फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास। देखो वही फार्मूला है ऊपर वाला, एग्जैक्ट सेम फार्मूला है, बस दोनों तरफ मास मास लगा दो तो वही फार्मूला बन जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ये दो फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला हम ऊपर वाला फार्मूला यूज करते हैं, और फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पर नीचे वाला फार्मूला भी यूज करेंगे हम लोग। तो हमें ये मालूम है, वी नो दैट, ठीक है, अब तो जानते ही हैं सब लोग हम लोग, कि हमें ये मालूम है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला भी हमने निकाला। कार्बन 5 निकाले, हाइड्रोजन 10 निकाले और ऑक्सीजन 1। इसे मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये n की वैल्यू 1 भी आ सकती है, तो अगर 1 आएगी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूले के बराबर ही रहेगा। n की वैल्यू अगर 2 आ गई तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कार्बन 5 की जगह हो जाएंगे 10 मॉलिक्यूलर फार्मूला में, हाइड्रोजन 10 की जगह हो जाएंगे डबल यानी 20, और ऑक्सीजन 1 की जगह 2 हो जाएंगे, ध्यान रखना है, नहीं डबल। 3 होगा तो सब ट्रिपल हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो 1 भी हो सकता है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि n की वैल्यू निकलेगी कैसे। तो n की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी नो दैट, हमें यह मालूम है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वही फार्मूला ऊपर वाला फार्मूला है, दोनों तरफ मास लगा दो। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास यानी मोलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास यानी एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आप गौर करेंगे तो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था, कितना गिवन था, 86। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज गिवन इन क्वेश्चन 86 इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास निकलेगा एम्पेरिकल फार्मूला से। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। इनके एटॉमिक मासेस का जोड़ दो, और वी कैन राइट 86 इज इक्वल टू n इंटू कार्बन 5 कार्बन यानी 12 5 60, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इंटू 5 करो तो 60 आ जाएगा। हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 है, इंटू 10 करो तो 10 आ जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 60 प्लस 10 यानी 70, 70 प्लस 16 इज 86। तो 86 से 86 कट गया, देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 1, n की वैल्यू 1 आ गई। 86 इधर ऐड कर गए, 86 आ रहा है, इधर भी 86 है, तो n की वैल्यू 1 हो गई। n की वैल्यू को 1 को सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन नंबर सेकंड बिकम्स क्या बन जाएगी इक्वेशन सेकंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला
इजिकल टू 1 इंटू C5H10O, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C5H10O, यानी जो इंपेरिकल फॉर्मूला था वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना ऐसा जरूरी नहीं है कि वही आए, वो डिपेंड करता है इनकी वैल्यू क्या आ रही है। इनकी वैल्यू अगर 2 आती तो इसे डबल करना पड़ता है हमें, ध्यान रखना फिर। गॉट इट? तो इसलिए पूरा स्टेप करने की जरूरत है। आप ये मत सोचिएगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो निकला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही निकला, तो क्या फायदा है। फायदा ये है कि आपको तरीका मालूम चल गया, क्योंकि जरूरी नहीं है इनकी वैल्यू हमेशा बनाई, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में बनाएगी, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में 2 आ जाए जो एग्जामिनेशन में आपको दे रहे। तो ये है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया हमने। अब हमारे पास एक्यूरेट फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं होता, सिंपलेस्ट रेशियो होता है, लेकिन ये एक्यूरेट है। अब हमें मालूम है कि हमारे पास कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है और 1 ऑक्सीजन है, और ये रिसोर्सेज जो हमारे पास है इनका इस्तेमाल कर हमें स्ट्रक्चर तैयार करना है। क्लियर? अब स्टेप नंबर 3 पर आ जाते हैं, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, जो हमारा क्वेश्चन था एक्चुअली। तो स्टेप नंबर 3 इज, अब आखिरी स्टेप कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन का, स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 है टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। तो चलो करते हैं। अब क्वेश्चन पर जरा आ जाओ और देखो क्या हमें डेटा दे रखा है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी? इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इट फॉर्म्स एडिशनल प्रोडक्ट विद NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सिंस इट फॉर्म्स, इट का मतलब कंपाउंड, एडिशनल प्रोडक्ट, जिसे एडक्ट भी कहते हैं हम लोग, विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी NaHSO3। अब ये कहाँ से आया टॉपिक, ये स्टेटमेंट कहाँ से आया? ये स्टेटमेंट आया, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बुक भी खोलोगे अभी, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वैसे बुक भी खोल लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बुक खोलकर एल्डिहाइड और कीटोन वाला पोर्शन खोलो, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ओपन करो। कर ली? केमिकल प्रॉपर्टीज में 7 केमिकल प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी, 7। पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड रिडक्शन रिएक्शन, फोर्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिफ्थ हेलोजिनेशन, सिक्स्थ रिएक्शन विद एल्कलीज और सेवंथ मिसेलेनियस रिएक्शंस। तो उसमें नंबर 1 देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लगभग 4 रिएक्शन लिखे होंगे। नंबर 1 होगा एडिशन ऑफ वाटर, नंबर 2 होगा एडिशन ऑफ HCl, नंबर 3 होगा एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, NaHSO3, ये वहां मिलेगा आपको टॉपिक। और नंबर 4 भी है फिर एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ 4-5 अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, और भी है, लेकिन ये वहाँ पर मिल जाएगा आपको नंबर 3 पॉइंट में, एडिशन ऑफ NaHSO3। वहाँ आपको देखकर ये पता चल जाएगा कि अगर कोई कंपाउंड NaHSO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वही शो करते हैं सिर्फ। तो सिंस इट फॉर्म्स एडिशनल प्रोडक्ट विद NaHSO3, देयरफॉर इट मस्ट बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ आपको, आप बुक ओपन करो और वेरीफाई करो, ध्यान रखना चीज़ें, ठीक है। ये हो गया इस पॉइंट से क्लियर। अगला पॉइंट क्या लिखा उन्होंने, वो लिख रहे हैं कि सिंस इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन करा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अगला पॉइंट, सिंस परतें खुलती रहेंगी धीरे धीरे कर, सिंस इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, देयरफॉर यहाँ से क्या पता चला भाई, क्योंकि ये टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड होता तो 100% टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सिल्वर मिरर देता, याद है ना आप लोगों को, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट एन एल्डिहाइड, इसका मतलब क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड नहीं है। और ऊपर क्या लिखा था हमने, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, लेकिन अब यहाँ से साबित हो गया कि एल्डिहाइड तो नहीं है। तो एल्डिहाइड नहीं है तो क्या है फिर, कीटोन, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर इट मस्ट बी अ कीटोन, इसका मतलब वो कीटोन होगा। तो जी चलो, ये तो पता चल गया कि कीटोन है, 5 कार्बन एटम का कीटोन होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या लिख रहे हैं, इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट।
उन्होंने आगे ये लिखा है कि सिंस इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, देयरफॉर जैसा हमें मालूम है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कीटोन शो कर सकते हैं जिनमें ये वाला ग्रुप हो, देयरफॉर इट मस्ट हैव CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसका मतलब उसमें ये वाला ग्रुप होना चाहिए जिसे हम लोग मिथाइल कीटोन ग्रुप कहते हैं, मिथाइल कीटोन ग्रुप। जैसा हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट में पढ़ा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ वही कंपाउंड शो कर सकते हैं जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप मौजूद हो, सिर्फ वही कीटोन। अल्कोहल भी शो करते हैं जिनमें सेकंड कार्बन पर OH हो, लेकिन कीटोन में मिथाइल कीटोन ग्रुप जिन कंपाउंड के पास होगा, जिन कीटोन के पास होगा, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है, इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में ये वाला ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं कि ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो जी यहां से क्या पता चल रहा है हमें? सिंस ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, में शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इट गिव्स इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH एंड प्रोपेनोइक एसिड यानी CH3CH2COOH। देयरफॉर अब देखो ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, साइक्लिक नहीं है, ये भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, साइक्लिक नहीं है। इसका मतलब जिस कंपाउंड की जिक्र कर रहे हैं, जिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी क्या होगा? स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा। समझ रहे हो ना बात को? तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड वो होगा एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड जिसकी भी बात कर रहे हैं, यानी 5 कार्बन एटम का कीटोन है, उसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप मौजूद होना चाहिए और स्ट्रेट चेन होना चाहिए। बात हो गया बात? तो यहां से हमें स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग देयरफॉर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, ध्यान रखना। तो हमारे पास कीटोन है, कीटोन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम बना दिया स्ट्रेट चेन में, क्योंकि कंपाउंड स्ट्रेट चेन है। कीटोन ग्रुप लगाना है और मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए, ये वाला ग्रुप होना चाहिए। तो C डबल बॉन्डो लगेगा इस जगह पर, क्योंकि CH3C डबल बॉन्डो, देखो ये आ गया ग्रुप, CH2 यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ये बन गया जी कीटोन। यहाँ हम C डबल बॉन्डो लगा नहीं सकते क्योंकि हमें मिथाइल कीटोन ग्रुप चाहिए आइडोफॉर्म टेस्ट शो करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेंशन है, बस चेक कर लो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, उतना ही चाहिए थे। हाइड्रोजन 3 + 2 5 और 3 + 2 5 और 5 + 5 10, हाइड्रोजन 10 उतना ही, और एक ऑक्सीजन हो गया फॉर्म। ठीक है, तो ये कंपाउंड, और इसका नाम अगर लिखना है आपको तो नाम लिख सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 5 कार्बन एटम के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और नंबर 2 पोजीशन पर ऑन, पेंटेंट वन। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो उन्होंने इतना ही पूछा है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। उन्होंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन भी लिखकर बताओ। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप इतना भी करोगे तो भी चल जाएगा कम, लेकिन कुछ बुकों में वो रिएक्शन भी सॉल्व करके बता देते हैं आंसर के साथ साथ। तो अगर आप रिएक्शन लिखना चाहते हो तो दैट इज इन माय ओपिनियन इट इज अप टू यू। ठीक है, लिख टाइम है तो लिख लो, नहीं है तो इतना भी छोड़कर आगे बढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। जो रिएक्शन इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, ठीक है, वो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये है कंपाउंड CH3C डबल बॉन्डो, C डबल बॉन्डो, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया कंपाउंड यानी पेंटेंट वन। रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, जब रिएक्शन होगी तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो एडिशन रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक मजबूत सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक कमजोर पाई बॉन्ड होता है। तो ये टूट जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अटैक करेगा और इसका नेगेटिव अटैक करेगा इसके पॉजिटिव को। तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, एडिशनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ आ गया Na पॉजिटिव, और इसके साथ आ गया SO3H ग्रुप। ठीक है, ये वाला ग्रुप सल्फर से जोड़ना, ध्यान रखना, हाइड्रोजन से नहीं, SO3H ग्रुप, सल्फर ग्रुप, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, गौर करिए। ठीक है, और आगे का ग्रुप एज इट इज है CH2 CH2 CH3। तो ये हो गई ये रिएक्शन नंबर 1।
अगली रिएक्शन में बोल रहे हैं कि ये कंपाउंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करने के लिए ये कंपाउंड है मिथाइल कीटोन ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। आइडोफॉर्म टेस्ट में गिवन कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaOH और I2 के साथ, और जब रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला ग्रुप टूटेगा यहाँ से, CH3 ग्रुप I2 के साथ रिएक्ट कर बनाएगा अपना स्टेबल कंपाउंड CHI3। नाम आइडोफॉर्म, पहचान येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT, क्योंकि आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो बच गए कार्बन एटम यानी 1 2 3 4 कार्बन एटम बच गए उनका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 CH2 CO नेगेटिव, साथ में H पॉजिटिव है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि ये एसिड है और ये बहुत ताकतवर बेस है, बेस इसके हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन को हटाकर हम लगा देते हैं Na। तो दिस कंपाउंड इज बाय प्रोडक्ट सोडियम ब्यूटेनोएट। The remaining Na and I will give NaI sodium iodide and the remaining hydrogen and oxygen will give H2O as always। जो बचा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गई रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि विगरस ऑक्सीडेशन के बाद इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड बना। तो देखो एल्डिहाइड अगर होता तो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता, विगरस ऑक्सीडाइज करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, उनका विगरस ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। ठीक है, विगरस ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन का जब CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 और साथ में डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये 2 कार्बन एटम और ये 3 कार्बन एटम ये डिसोसिएट हो जाएगा और 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, एक बनेगा 2 कार्बन का और एक बनेगा 3 कार्बन एटम का। 2 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COH इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3CH2COOH यानी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये बन गया इथेनोइक एसिड और ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। और इस तरह से हम लोग अगर वो कहते हैं तो ये रिएक्शंस लिखकर भी बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ये बहुत बेहतरीन और यूनिक क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखना, जो कि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, बिल्कुल एज इट इज न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ, एज इट इज, कोई सिंगल चेंज भी नहीं करा, ध्यान रखना उन्होंने इस क्वेश्चन को देते वक्त। तो इसलिए बिल्कुल रिगरसली प्रैक्टिस करो इसे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी नोट के साथ आज का ये लेसन खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और इसी तरह से पढ़ते रहो जॉयफुली। तो इसी जोशो खरोश के साथ फिर हम लोग अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।